नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग सभी को। देखो, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, आज हम बात करेंगे बच्चों जेईई एडवांस के पेपर में, जो कि भारत का सबसे ज़्यादा टफेस्ट पेपर माना जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। मैंने उसको जब से जेईई एडवांस का पेपर आ रहा है, करीब 20 सालों के पेपर को हमने एनालिसिस किया, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। फिर जैसा कि मैं फिजिक्स टीचर हूँ, तो फिर लास्ट में मैं बताऊँगा आपको फिजिक्स कैसे करना है, कैसे नहीं करना, ठीक ना। तो जेईई एडवांस के बारे में पहले हम जान लेते हैं। जेईई एडवांस है क्या? जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक ना। जेईई एडवांस जेईई का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 2 होते हैं, मेंस और एडवांस। मेंस क्वालिफाई होने के बाद आप एडवांस पे जाते हैं, तो मेरा फोकस आप आज एडवांस रहेगा, ठीक ना। देखो, जेईई एडवांस के पेपर में बच्चों 2 पेपर होते हैं, पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, ये बात जानते हो। अब जो पेपर नंबर 1 होता है, पेपर नंबर 2, दोनों में 3-3 सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। उनका जो लेवल होता है वो 12th लेवल का ही होता है, मतलब जो हमने 11th-12th पढ़ रखा वही लेवल होता है, लेकिन वो बहुत डेप्थ में होता है, इतना ज़्यादा डेप्थ में होता है कि उसे आम बच्चा, बोर्ड से पढ़ा हुआ बच्चा कर नहीं सकता, ठीक है। तो अब इसके पेपर को समझते हैं। अब ये 2 पेपर होता है जेईई एडवांस में। अब जेईई एडवांस का जो पेपर हो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। देखो, जो जेईई एडवांस का पेपर होता है उसके अंदर 3 सब्जेक्ट होते हैं, दोनों में पता है। अब ये जो होते हैं, इसमें टोटल हमारे पास जो पेपर आज तक सेट हुए हैं, तो एक पेपर में 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। फॉर्म होते हैं 4 तरह के, लेकिन उसमें से कोई 3 तरह आते हैं। कौन कौन से? पहला, उसमें से आपको 6 से 7 क्वेश्चन या किसी किसी पेपर में 8 क्वेश्चन आपको मिलेगा कि आपको क्वेश्चन पढ़ना रहेगा, फिर आंसर देना रहेगा। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट रहेंगे, उसी को आपको करेक्ट करके आना है। ऐसे ऐसे करके आपको 6 से 7 पेपर मिलेंगे, जैसा कि आप जानते हो। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों दूसरा टाइप का। जो दूसरा टाइप इसमें होता है वो होता है बच्चों हमारा मल्टीपल करेक्ट चॉइस। मल्टीपल करेक्ट चॉइस का मतलब क्वेश्चन आपको दिया रहेगा और उस पे क्या है, उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उनमें से एक सही हो सकता है, 2 सही हो सकता है, 3 सही हो सकता है, या चारों के चारों सही हो सकता है। तो आपको वो सेलेक्ट करके सही ऑप्शन कैलकुलेट करके या आंसर आपको देना रहता है, ठीक ना। तीसरा उसमें होता है बच्चों इंटीजर टाइप। इंटीजर टाइप 1 डिजिट हो सकता है, ठीक ना। तो इंटीजर टाइप 1 डिजिट कम से कम 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक ना। तो जो 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आता है बच्चों, उसमें से सभी के आंसर्स, जो इंटीजर टाइप होगा उसके जो आंसर्स होते हैं वो 0 से 9 के बीच में आते हैं, और उस आंसर को कैलकुलेट करके उस डिजिट को आपको आंसर शीट में, OMR शीट में फिलअप करना रहता है। और जो चौथा आता है, चौथा जो आता है वो होता है न्यूमेरिक टाइप। कहने का मतलब आप कैलकुलेट करोगे, कुछ भी आंसर आएगा लेकिन न्यूमेरिक आएगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं रहता, तो वहाँ का जो आंसर आएगा उसे आपको आंसर शीट में लिखना रहेगा। तो 4 टाइप के होते हैं। इनमें से सभी पेपर में, अभी तक जितने पेपर हुए हैं, 2 टाइप के कंपलसरी है। 2 टाइप के कौन कौन था? इंटीजर, सॉरी, आपका सिंगल करेक्ट चॉइस, मल्टीपल करेक्ट चॉइस कंपलसरी। ये हर पेपर में आता है, हर बार आता है। बाकी जो बचे 2, या तो इंटीजर आ जाए या तो न्यूमेरिक आ जाए, ठीक ना। तो या तो इंटीजर या तो न्यूमेरिक आएगा, तो वो क्या होगा, उसको वो उनमें से कोई एक आएगा। तो कुल मिला के एक पेपर के एक सब्जेक्ट में जो सेटिंग होती है पेपर की, वो 3 तरह की होती है। एक होगा हमारा मल्टीपल चॉइस, और दूसरा क्या होगा, इंटीजर चॉइस या फिर न्यूमेरिक, तीसरा होगा सिंगल करेक्ट चॉइस। ये 3 तरह के। अब ऐसे ही फिजिक्स में, ऐसे ही केमिस्ट्री में, ऐसे ही मैथ में, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं वो बच्चों आज तक जो है 54 क्वेश्चन, यानी कि 18 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट, 54 क्वेश्चन से 65, इतना 64 इतना क्वेश्चन लगभग अभी तक सारे जेईई एडवांस के पेपर में आए हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो इसे सॉल्व कैसे करते हैं। देखो, जहाँ तक फिजिक्स की बात है, पहले हम इसके नंबरिंग देख लेते हैं। इसके जो नंबर होते हैं बच्चों, देखो कभी कभी क्या होता है, एक जो सिंगल करेक्ट चॉइस है उस पर 4 नंबर दे देता है, और अगर गलत किया तो -1 दे देगा। जो मल्टीपल करेक्ट चॉइस है उसमें कभी कभी किसी साल क्या होता है कि उन्होंने क्या किया, अगर आपने 4, जान लो आपका 3 ऑप्शन चाहिए, उसमें से अगर आपने 3 करेक्ट किए तो आपको फुल नंबर मिलेगा, 4 नंबर या 3 नंबर जो भी उनका होगा। अगर उनमें से एक भी गलत हुआ तो क्या होगा, आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, -1 या 0 कर दिया जाएगा। लेकिन बच्चों इंटीजर टाइप पर, न्यूमेरिक टाइप पर पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं रहते थे, लेकिन अब कुछ सालों से उस पर भी नेगेटिव मार्किंग उन्होंने 1 डाल दिया है। ये हो गया 3 तरह का। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा इसमें मल्टीपल चॉइस होता है उसमें उन्होंने पार्शियल मार्किंग कर देते हैं। पार्शियल मार्किंग का मतलब, अगर 4 ऑप्शन है, कहने का मतलब अगर 4 ऑप्शन करेक्ट, 4 ऑप्शन है, उसमें से 2 ऑप्शन करेक्ट है, तो आप 2 ऑप्शन को अगर आप OMR शीट में फिलअप कर दोगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ऐसा होता है। अब यही पैटर्न फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में होता है, ठीक है ना। अब हम स्पेशली बात करेंगे फिजिक्स का, ध्यान से सुनना।
फिजिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं आपने देखा होगा जेईई एडवांस में वो बड़े लंबे होते हैं, ठीक ना। केमिस्ट्री मैथ की अपेक्षा वो लंबे होते हैं, तो क्वेश्चन को समझना रहता है। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए तो आपका जो आंसर वो एक लाइन में आएगा, लेकिन समझेंगे कैसे? समझने के लिए आपको ये जरूरी है कि वो क्वेश्चन को आप रिलेट कर पाएँ कौन से टॉपिक से और कौन से सब टॉपिक से आया हुआ है। जब आप इसको रिलेट कर पाएंगे तब आप क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके आंसर दे पाएंगे, ठीक ना। इसके बाद बच्चों फिजिक्स में कितना क्वेश्चन कितना वेटेज होता है, हम इसका अगर डिस्कशन करेंगे तो ध्यान से सुनना। फिजिक्स में पेपर टोटल फिजिक्स जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक 11th फिजिक्स, एक 12th फिजिक्स। 11th फिजिक्स का जो वेटेज होता है वो चाहे नीट में देखो या मेंस में देखो, एडवांस में देखो, वो 60% होता है। बाकी जो 12th फिजिक्स का होता है वो 40% वेटेज होता है पेपर में। ऐसा क्यों है? क्योंकि बच्चों जो 11th का फिजिक्स है उसमें मैकेनिक्स आती है, और मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैकेनिक्स नहीं सीखोगे तो आप 12th का बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे वो नहीं कर पाओगे। तो 60% उसमें एक पेपर में जो है 11th का होता है, और 40% लगभग एक अनुमान है, ठीक है, और 40% 12th का होता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आएगी। अब 11th के 60% में कौन कौन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं पहले बता दूँ। यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक ना, वेक्टर, एरर एंड मेजरमेंट, ठीक ना, काइनेमेटिक्स, इसके बाद न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, और इसके बाद वर्क पावर एनर्जी, रोटेशनल मोशन। ये चैप्टर्स आपके बेस हैं, ये चैप्टर्स आपके सबसे बेस हैं। अगर इन चैप्टर को आप कमांड नहीं कर पाओगे तो आप पूरी फिजिक्स में हमेशा आपको डाउट ही रहेगा, आप क्लियर नहीं कर पाओगे और अच्छा मार्क भी नहीं ला पाओगे। जिन चैप्टर का मैं नाम लिया ये बड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनको आपको हर एक पॉइंट आना ही चाहिए। ऐसा क्यों है आगे मैं बताऊंगा। देखो, तो इन चैप्टर से, जिन चैप्टर का अभी मैंने नाम लिया, इन चैप्टर से 60% में 30% तो टोटल इन्हीं चैप्टर से रहते हैं। जो 60% 11th का फिजिक्स है उसमें से भी 30% सिर्फ इन्हीं से रहते हैं। अब बचा हुआ 30% कहाँ से रहता है? देखो, बचा हुआ 30 क्या 35%, 40% तक इसमें से मान सकते हो। अब इसके बाद जो बचा हुआ 20% है वो कहाँ से रहेगा? वो आपका रहेगा बच्चों एसएचएम से। एसएचएम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उससे एक क्वेश्चन जेईई एडवांस में आना ही आना है। कभी कभी क्या करता है एसएचएम खुद का क्वेश्चन ना बना करके उसको इंटर रिलेट कर देता है रोटेशनल मोशन में या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन, ये 2 हो गए। इसके बाद देखो एसएचएम से सवाल आते हैं, बाकी जो 20% है उसमें से एसएचएम इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सबसे बड़ी बात, वेब भी इंपॉर्टेंट है। वेब से एक क्वेश्चन आना है, पक्का आना है। वेब से एक क्वेश्चन कंपलसरी है, एसएचएम से एक क्वेश्चन कंपलसरी। बाकी जो हमने पहले बताया वो तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चों जो हमने नाम लिया जिन चैप्टर का, वो चैप्टर अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप एसएचएम वेब कर ही नहीं पाएंगे। इसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स के भी कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी ये 1 से 2 क्वेश्चन भी दे देते हैं। इसके बाद हीट में कुछ पोर्शन ऐसा है जैसे थर्मोडायनेमिक्स, उससे भी 2020 में बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था, उससे भी क्वेश्चन बनता है। इसके बाद इस सारे चैप्टर है। इसके बाद हम चलते हैं 12th पर। हीट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी सवाल बनते हैं। कहने का मतलब हीट, एसएचएम और वेब फ्लूइड ये हमारा 20% वेटेज रखता है, ठीक ना। और वहीं जो एसएचएम फ्लूइड मैकेनिक्स तक का चैप्टर, सॉरी रोटेशनल मोशन तक का चैप्टर इंक्लूडिंग वो ग्रेविटेशन, ये हमारा 40% तक का वेटेज रखता है। अब अगर हम चलेंगे रिमेनिंग 40% 12th की बात करेंगे, तो 12th में क्या होता है? 12th में जो कुछ चैप्टर्स का मैं नाम ले रहा हूँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला जो है वो है बच्चों मैग्नेटिक्स। मैग्नेटिक्स का मतलब जो हम मैग्नेटिक एनालिसिस करते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। अगर इन 4 चैप्टर पर आपका बहुत अच्छा कमांड है, जिसका मैंने नाम लिया, ध्यान से सुनो, अगर इन 4 चैप्टर पर आपका बहुत अच्छा कमांड है तो 40% में से 20% आप बड़े आराम से कर सकते हो। क्योंकि बच्चों जो रिमेनिंग 12th का 40% सिलेबस आता है उसमें से इन 4 चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक्स और आपका क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों 2020 के पेपर में, पेपर नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 डायरेक्ट उन्होंने कहाँ से दिया था? उन्होंने दिया था कौन से चैप्टर से दिया था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। 2 क्वेश्चन एक में ही, सोचो कितना इंपॉर्टेंट है। तो 2 क्वेश्चन अगर एक में दे रहे हैं तो आप समझ सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं। अब इसके बाद जो रिमेनिंग चैप्टर है, कैपेसिटर है, अल्टरनेटिंग करंट है। कैपेसिटर, अल्टरनेटिंग करंट से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कैपेसिटर, अल्टरनेटिंग से करंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं कभी कभी वो इधर दे देते, सेपरेट दे सकते हैं, कभी कभी वो इन्हीं चैप्टर के साथ, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ, या फिर करंट इलेक्ट्रिक के साथ, मैग्नेटिक्स के साथ, या फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के साथ जोड़ करके दे देते हैं, ठीक ना। इसके बाद बचा मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में भी 2 क्वेश्चन कंपलसरी है, पक्का।
मॉडर्न फिजिक्स से भी 2 क्वेश्चन कंपलसरी है। इसके बाद रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स से एक ही क्वेश्चन आता है, जब भी आता है पूरे पेपर में एक क्वेश्चन आता है। लेकिन ध्यान रखना रे ऑप्टिक्स का जो क्वेश्चन आता है ये हमारा ज़्यादातर बच्चों मल्टीपल चॉइस में और इंटीजर चॉइस में आता है। सिंगल करेक्ट चॉइस में भी आता है लेकिन ज़्यादातर मल्टीपल चॉइस में देते हैं। इसके बाद वेव ऑप्टिक्स से जो देते हैं वो भी हमारा ज़्यादातर मल्टीपल चॉइस में देते हैं, सिंगल करेक्ट चॉइस में। और इसके बाद इंटीजर में कम देते हैं, ठीक ना। मैं आपको बताऊंगा ये ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एनालिसिस था, वेटेज एनालिसिस, ठीक। चलो अब इसके बाद हम देखते हैं बच्चों क्वेश्चन कहाँ से कैसे बनाते हैं। देखो अगर हम बात करें फिजिक्स में छोटे छोटे चैप्टर के, तो कितने छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। देखो फ्रिक्शन छोटा चैप्टर, फ्रिक्शन न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में, आप रोटेशनल मोशन तक छोड़ दीजिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद छोटा चैप्टर आपका है थर्मल एक्सपांसन, ठीक है। थर्मल एक्सपांसन है, वेव है जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, थर्मल एक्सपांसन है, वेव है। अगर इसमें देखा जाए काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैस है। इसके बाद कैपेसिटर है। इसके बाद देखो इसमें मैग्नेटिक्स में भी छोटे छोटे बेस चैप्टर है, ठीक ना। जैसे टॉर्क, जैसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड एक अलग चैप्टर हो गया, मैग्नेटिक फोर्स एक अलग चैप्टर, से बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर हैं। तो इनका जो पैटर्न रहता बनाने का, मैंने बहुत सारे पेपर का एनालिसिस करके तब मैं रिजल्ट निकाला हूँ कि जो छोटे चैप्टर्स होते हैं उनसे वो एक क्वेश्चन उठाते हैं, ओनली 1 क्वेश्चन, और उसको दे देंगे मल्टीपल चॉइस में। इसका रीजन क्या है, एक क्वेश्चन उठा करके अगर वो मल्टीपल करेक्ट चॉइस में देते हैं, इसका मतलब वो एक क्वेश्चन से हमसे 4 क्वेश्चन करवा रहे हैं। अगर 3 ऑप्शन सही हो गया तो एक क्वेश्चन 3 क्वेश्चन के बराबर होगा। इसलिए वो छोटे चैप्टर से क्वेश्चन उठा करके एक क्वेश्चन बना देते हैं। उससे उनका फायदा ये हो जाता है कि उन्होंने एक क्वेश्चन रखा और 3 तरह के क्वेश्चन को जज कर लिया, ठीक ना, ये फायदा हो जाता है। बाकी जो बड़े चैप्टर्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया, लॉज ऑफ मोशन हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया, या फिर मैग्नेटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, ये सब चैप्टर से वो क्या करते हैं 1-2 क्वेश्चन ले सकते हैं, ठीक ना। और एक टाइप के क्वेश्चन उसमें आते हैं पैराग्राफिकल क्वेश्चन। पैराग्राफिकल क्वेश्चन जो होगा, अगर कभी भी पैराग्राफिकल क्वेश्चन आएगा तो मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ पैराग्राफिकल क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं मिनिमम, और वो 2 से 3 क्वेश्चन एक ही चैप्टर के रहेंगे। और वो कहाँ से रहेंगे, वो बड़े चैप्टर से, ज़्यादातर बड़े चैप्टर से होते हैं। पैराग्राफिकल क्वेश्चन वो बड़े चैप्टर से बनाते हैं और उस चैप्टर से बनाते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक ना, इंजीनियरिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक ना। आप देखो पैराग्राफिकल क्वेश्चन कभी छोटे चैप्टर का नहीं बना होगा, जैसे फ्रिक्शन हो गया, या फिर वर्क और एनर्जी हो गया, या फिर आप कह लो कि थर्मल एक्सपांशन हो गया, या फिर कैपेसिटर, इन सबसे बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता है। जब वो पैराग्राफ बनाएंगे तो या तो किसी इन सबसे बड़े क्वेश्चन, बड़े पैराग्राफ के क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अगर वो पैराग्राफ क्वेश्चन बना रहे तो वो क्या करेंगे, बहुत हाई लेवल का, यानी कि बहुत ज़्यादा जो बड़ा चैप्टर उससे क्वेश्चन उठाएंगे, या फिर 2 से 3 छोटे छोटे चैप्टर को मिला करके क्वेश्चन बना देंगे। तब जा करके इनका क्या होता है, बड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान ये रखना है, फाइनली मैं बता रहा हूँ, ध्यान ये रखना है कि इन क्वेश्चन को आप क्विकली कब कर सकोगे, जब आप पूरी तरह से एक्सपर्ट होगे। एक्सपर्ट कब होगे, जब एक एक पॉइंट का सिलेबस और सब कुछ आपके दिमाग में रटा होगा, ठीक ना। तो ये चीज़ करने के लिए आपको क्या करना होगा, पढ़ाई करना होगा और अच्छे तरीके से आपको टाइम से रिवीजन करना होगा। अगर आपको रिवीजन प्रोसेस चाहिए कैसे रिवाइज करते हैं तो आप पिछले वीडियो में जा करके देख सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा कैसे रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों, अब हम इसी के साथ अपने वीडियो को रोकता हूँ, और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिए। और पढ़ने के लिए